हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का पार्ट 6। इस पार्ट में हम चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। पार्ट 5 तक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स, जो कि हमारी बची हुई थी। बाकी सब चीजें मैं आपको बाकी पार्ट्स में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये हमारा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो। सारी वीडियोस इस चैनल पे हम पढ़ी हुई हैं। आगे हम सीरीज को बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स से। सबसे पहले हमने हेलो एल्केन्स में कौन सी पढ़ी थी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेम एज इट इज ये भी हमें यहाँ पे पढ़नी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है। तो आप पार्ट 5 जाके देखिए अगर आपने पार्ट 5 नहीं देखा है। वहां पे आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है। अब यहाँ पे देखो, जब हम हेलो एरीन्स की बात करते हैं, हेलो एरीन्स क्या होते हैं एग्जैक्टली? हेलो एरीन्स का अगर मैं बोलूँ तो हेलो एरीन्स बेंजीन पर हेलोजन एटम, दिस इज कॉल्ड हेलो एरीन। मान लो मैंने कोई भी हेलोजन लगाया ClBr, तो ये हमारा हेलो एरीन्स है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता था कि न्यूक्लियोफाइल पर कैसा चार्ज होता था? नेगेटिव। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो पॉजिटिव लविंग कौन होगा? जिस पे खुद पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब मुझे बताओ, न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज है और ये बेंजीन रिंग जो होती है ये इलेक्ट्रॉन रिच होती है। कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन रिच। अब इलेक्ट्रॉन रिच ये भी है और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से एराइल हैलाइड जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो हेलो एरीन्स के केस में कम रिएक्टिव होती है। तो वही यहाँ पर लिखा है, देखो मैं आपको एक सेकेंड समझाती हूँ। ये देखो, एराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव। एराइल हैलाइड जो होते हैं वो एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। किन रीजंस की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एराइल हैलाइड्स नहीं होती है? मतलब एराइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो सबसे पहला रीजन होता है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट। क्या रीजन होता है? सबसे पहले हमारा रेजोनेंस इफेक्ट। अब रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? तो देखिए, रेजोनेंस इफेक्ट होता है, आपने क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर मैं आपको रेजोनेंस का मतलब बताऊं तो वो होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होना ही क्या कहलाता है? हमारा रेजोनेंस। 11th में चैप्टर है रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में, आपने वहां पे पढ़ा होगा। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर नहीं होते हैं, वो अपनी जगह चेंज कर रहे रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड पीछे किसका? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, जब यहाँ से बॉन्ड गया तो अब फिर ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये एक बॉन्ड छोड़ के आता है, तो यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। ये वाला बॉन्ड जो था वो यहाँ खिसक गया, फिर यहाँ से यहाँ पे बॉन्ड आया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, ये पीछे आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया। तो दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। और रेजोनेंस इफेक्ट के वजह से ही जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कम होती है एराइल हैलाइड्स में। पहला रीजन देखो, इन हेलो एरीन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। हेलो एरीन्स में जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन होता है हेलोजन एटम पे इन कंजुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग एंड द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं। CCl बॉन्ड, जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड होता है, ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है। एक सेकेंड, ये कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है। अब ये जो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है, इस पे क्या आता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, रेजोनेंस की वजह से। एज अ रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज इन हेलो एरीन इज डिफिकल्ट। अब मुझे बताओ, अगर मुझे न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है तो मुझे कार्बन हेलोजन का ही तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। हेलोजन हटेगा, उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आएगा। लेकिन जब यहाँ पर बॉन्ड ही हम नहीं तोड़ पाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल आएगा कहाँ से? तो इन्होंने बोला है कि जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड होता है वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है रेजोनेंस की वजह से, जिसकी वजह से जो बॉन्ड क्लीवेज है हेलो एरीन में वो डिफिकल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है एज कंपेयर टू हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में हम सिंगल बॉन्ड था, कार्बन और हेलोजन के बीच में कैसा बॉन्ड था? सिंगल बॉन्ड था, तो हम इजीली बॉन्ड तोड़ पा रहे थे। लेकिन हेलो एरीन के केस में बॉन्ड जो होता है वो डबल बॉन्ड आ जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड क्लीवेज डिफिकल्ट हो जाता है एंड देयरफॉर दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला रीजन क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना होने का? तो वो है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट से क्या होता है कि जो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है उनमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, जिसको तोड़ना इजी नहीं होता, डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू हेलो एल्केन के केस में। तो इसी वजह से ये क्या होती हैं? लेस रिएक्टिव होती हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला रीजन समझ आया। अभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आप बना सकते हैं, वरना मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, अब सेकंड क्या हो? डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। अब देखो, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बात करती हूँ, एक सेकेंड में एक पेज ऐड कर लूँ, एक सेकेंड,
यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करती हूँ, मैंने आपको हेलो एरीन में बताया था और हेलो एल्केन्स के केस में। हेलो एल्केन क्या होता है, मान लो मैंने लिखा CH3X या फिर CX ही मान लेते हैं, चलो ठीक है। फिर मैंने एक बनाई हेलो एरीन, दिस इज हेलो एरीन। अब मुझे दोनों में हाइब्रिडाइजेशन अगर पता करनी है तो मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करते हैं। हेलो एल्केन के केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है और हेलो एरीन के केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है। अब आता है एस कैरेक्टर। व्हाट इज एस कैरेक्टर? तो एस कैरेक्टर जो होता है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एस कैरेक्टर के लिए हम बात फाइंड आउट करते हैं तो टोटल जो बनता है वो 100% बनता है। कुछ भी अगर हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो 100% बनेगा। और sp3 का मतलब होता है 4 ऑर्बिटल है, 3 p का और एक s का, तो जब आप डिवाइड करोगे इसको 4 से 25% आएगा, है ना। यानी कि जो एस कैरेक्टर है वो कितना आ गया यहाँ पे 25%। ये क्या है हमारा एस कैरेक्टर, किसके केस में? हेलो एल्केन के केस में। लेकिन हेलो एरीन के केस में अगर हम प्रोडक्ट मानेंगे अभी भी 100 बनेगा, लेकिन अब यहाँ sp2 था तो 2 p के ऑर्बिटल और एक s का ऑर्बिटल 3 से डिवाइड करोगे तो समथिंग आएगा 33.33%। अब दोनों में कौन ज्यादा है? एस कैरेक्टर किसका ज्यादा है? तो हेलो एरीन का ज्यादा है। और जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये चीज याद रखना, ग्रेटर द एस कैरेक्टर ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये मैंने लिख भी रखा है, देखो यहाँ वही चीज लिखी है कि जो हेलो एल्केन में होता है कार्बन एटम वो अटैच होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम में, लेकिन हेलो एरीन के केस में जो कार्बन एटम होता है वो हेलोजन ऐसे से अटैच होता है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। सेम चीज यहाँ पे आपको दिखाई गई है कि हमारा sp2 होता है, ये हमारा sp3 होता है। फिर आगे लिखा है कि ग्रेटर द एस कैरेक्टर ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसके केस में एस कैरेक्टर आ रहा था हमारा, एक सेकेंड सॉरी, इसके केस में हमारा एस कैरेक्टर आता 33.33%, है ना, और इसके केस में हमारा आया था 25%। तो दोनों में से एस कैरेक्टर किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसके कारण जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है, द CCl बॉन्ड लेंथ इन हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में जो CCl बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है? CCl बॉन्ड लेंथ जो होती है हेलो एल्केन में 177 होती है, लेकिन हेलो एरीन में 169 होती है। सिंस इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक अ शॉर्टर बॉन्ड, क्या होता है? डिफिकल्ट होता है एक छोटे बॉन्ड को तोड़ना, देना लॉन्गर बॉन्ड। मान लो तो कोई एटम है वो इतने पास पास रखे हैं, जैसे मैंने बोला ये कार्बन है ये हेलोजन है, इतने पास पास है, इनकी बॉन्ड लेंथ बहुत कम है। और एक है कि कार्बन यहाँ है और हेलोजन यहाँ है, बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान होगा? ये वाला बॉन्ड तोड़ना आसान होगा और ये वाला बॉन्ड तोड़ना थोड़ा हार्ड होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि हेलो एल्केन्स में क्या होता है, लॉन्गर बॉन्ड होता है तो वहां पर इजीली बॉन्ड तोड़ सकते हैं। और हेलो एरीन के केस में क्या होता है, वहां पर बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उस बॉन्ड को तोड़ना हार्ड हो जाता है। जब हम कार्बन हेलोजन का बॉन्ड ही नहीं तोड़ पाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल लगेगा कहां से? Therefore, haloarenes are less reactive than haloalkanes towards nucleophilic substitution reaction. ये भी एक रीजन होता है haloarenes में nucleophilic substitution reaction ना होने का। दोनों रीजन समझ आए? चलो अब बढ़ते हैं थर्ड रीजन, काफी इजी है। इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। अब व्हाट इज फिनाइल कैटायन? देखो मैं आपको यही बता देती हूँ फिनाइल कैटायन क्या होगा। ये होती है हमारी हेलोएरीन, यहाँ Cl होगा। अब अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ दूं Cl और हेलोजन वाला, अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ देती हूँ तो Cl पे नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। अब ये बेंजीन क्या बन गई? इसको बोलते हैं फिनाइल, बोल सकते हैं फिनाइल। मैंने आपको बताया था अगर हम सेकेंडरी की तरह यूज करेंगे तो फिनाइल बोलेंगे, और पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कैटायन। अब ये जो फिनाइल कैटायन होता है ये होता है अनस्टेबल। मैंने आपको बताया था अगर हमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवानी है तो कार्बोकैटायन बनना चाहिए, और कार्बोकैटायन भी कैसा? स्टेबल। अगर कार्बोकैटायन ही अनस्टेबल होगा तो रिएक्शन कहां से होगी? तो वही चीज है कि थर्ड रीजन क्या होता है हमारा, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। हेलोएरीन्स के केस में जो फिनाइल कैटायन फॉर्म होता है वो सेल्फ आयनाइजेशन विल नॉट बी सेटिस्फाइड स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एंड देयरफॉर SN1 मैकेनिज्म इज रूल्ड आउट। यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पढ़ा था SN1 का पहला स्टेप ही ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बन रहा है अनस्टेबल है। अगर कार्बोकैटायन ही अनस्टेबल है तो प्रोडक्ट भी कैसा होगा? अनस्टेबल। तीनों रीजन समझ आए। देखो ये क्वेश्चन आता कैसे है, आपको लिखाएगा कि व्हाई हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो पॉइंट्स बताओ, तो आपको ये पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है। जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपको 4 पॉइंट है, चारों आप याद कर सकते हो, बहुत ईजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन। अब एक बात बताओ, बेंजीन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? बहुत सारे हैं। अगर इस पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं तो नेगेटिव चार्ज काफी है। अगर मैं बोलूँ न्यूक्लियोफाइल पर भी नेगेटिव चार्ज है, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये मैंने बनाया न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज, और बेंजीन भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। और जितना ज्यादा रिपल्शन होता है रिएक्शन ही नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है? बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन, पॉसिबल रिपल्शन की वजह से इट इज लेस लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरीन्स। क्या लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन रिच एरीन के लिए न्यूक्लियोफाइल का आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव चार्ज है और हमारा बेंजीन पर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता है। समझ आया कैसे होता है?
चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मत लिखना, ये गलती से यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये मैं काट देती हूँ। चलो आप नोट्स बना सकते हो, सारी ही चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन करी है, आपको कुछ और अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल नोट्स बनाओ और अपनी एक्सरसाइज करो, बहुत इजी है, क्योंकि सारी एनसीईआरटी की लाइंस मैंने यहाँ पे ऐड की है। चारों समझ आए पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था हमारा? पहला पॉइंट था रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से होता है ऐसा। फिर आता है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस होता है जिसकी वजह से एस कैरेक्टर में डिफरेंस आता है और उनकी बॉन्ड लेंथ पे फर्क पड़ता है। थर्ड रीजन क्या होता है? इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, फिनाइल कैटायन की इनस्टेबिलिटी। और चौथा आता है रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है, ठीक है। अब आते हैं रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अब रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप क्या है? देखो वैसे तो हेलोजेन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं होती है। अगर हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दें, जैसे यहाँ पर लिखा है कि हमने टेम्परेचर क्लोरोबेंजीन जो है वो कन्वर्ट हो सकती है फिनोल में, कब? 623 केल्विन पर, और प्रेशर कितना होना चाहिए? 300 एटमॉस्फेयर पर। जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये बॉन्ड हम तोड़ सकते हैं। इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और आप जब H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाओगे, H2O के साथ, सिंपली किसके साथ? H2O के साथ, तो ये H2O टूटता है हमारा H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, सिंपल तोड़ देना, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और फिनोल बन जाएगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस पर बिल्कुल नहीं बनेगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर हमें चाहिए, तभी ये रिएक्शन हो सकती है। फिर आते हैं द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। NO2 ग्रुप की तरह जैसे ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो और अगर पैरा पर लग जाए तो उनकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है, देखो अभी तक ये 623 केल्विन पर हो रही थी, अब ये 443 केल्विन पर हो रही है। 443 केल्विन मतलब टेम्परेचर कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया। NO2 ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचता है, और जब बेंजीन पे से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इजीली ये बॉन्ड हम तोड़ देंगे, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, तो यहाँ पर रिएक्शन ये हो जाएगी। सेम एज इट इज आगे बढ़ो, आपने एक और NO2 लगा दिया तो अब टेम्परेचर और कम हो जाएगा, अब 368 केल्विन हो गया, फिर से रिएक्शन होगी, क्योंकि अब ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो गए, कम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी। और मान लो आपने तीनों तरफ ही लगा दिए तो ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि इधर भी इलेक्ट्रॉन खींचे, इधर भी इलेक्ट्रॉन खींचे, इधर भी इलेक्ट्रॉन खींचे, अब बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो जाती है। समझ आया ये एक्सेप्शन? ये चीजें आपको याद रखनी है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं होती है और कब होती है। अगर होती है तो कब होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगे हैं तो वो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेंगे, और जब बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं रहेंगे तो वो मतलब बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से रिएक्शन कर सकता है। समझ आया? अब आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ, एक एक वर्ड का मतलब समझिए। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? नेगेटिव होता है। फिलिक का मतलब लविंग, मतलब नेगेटिव लविंग कौन होगा? नेगेटिव लविंग कौन होता है जिसे खुद पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रोफाइल पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट, यानी कि एक एटम होगा उसको रिप्लेस करके, X था तो उसको रिप्लेस करके Y आएगा, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। सेम रिएक्शन है, समझो क्या होता है। देखो हेलोजेन्स जो होते हैं अंडरगो द यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ द बेंजीन रिंग सच एज, कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं? सारे चैप्टर्स में आपको पढ़नी है। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हेलोजन एटम बिसाइड्स बीइंग स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, क्योंकि मेटा पोजिशंस पर इतने ज्यादा प्रोडक्ट हमारे नहीं बनते हैं। फर्दर सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो अकर होता है ऑर्थो पैरा पोजिशंस पर विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन एटम। ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, अभी हम रेजोनेंस पढ़ के आए थे, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ऑर्थो और पैरा पर ज्यादा होती है मेटा पोजीशन के मुकाबले। फर्दर जो हेलोजन एटम है माइनस आई इफेक्ट की वजह से हैज सम टेंडेंसी टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेंजीन रिंग, एज अ रिजल्ट द रिंग गेट्स समवॉट डीएक्टिवेटेड एज कंपेयर्ड टू द बेंजीन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। समझो सिंपल क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ऑर्थो पैरा पर लगेगा, सिंपल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। मेटा पर क्यों नहीं लगता है? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से वहां पर डेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ऑर्थो और पैरा पर ज्यादा होती है, मेटा पर नहीं होती है। सबसे पहले आता है हेलोजिनेशन। व्हाट इज हेलोजिनेशन? हेलोजिनेशन क्या होता है? तो हेलोजिनेशन का मतलब है एक हेलोरीन था, हेलोरीन की रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी हम हेलोरीन की पढ़ रहे हैं। आपने उसकी रिएक्शन करवाई Cl2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में। Cl2 क्या होता है? Cl सिंगल बॉन्ड Cl, दिस इज Cl2। अगर मान लो मैं ये बॉन्ड तोड़ दूं तो एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव, ऐसे ही आएगा। जो पॉजिटिव वाला है वो कहाँ लगेगा? इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? जिसपे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ हमारा एक ऑर्थो पर एक पैरा पर, ये पैरा पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है। इन पे हमें पता है बेंजीन पर क्या होते हैं, यहाँ हाइड्रोजन लगे होंगे, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, सेम एज इट इज लगे होंगे। जब आप ये बॉन्ड तोड़ोगे एक HCl बाहर
और जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ लग जाएगा, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर। पैरा वाला मेजर होता है, ऑर्थो वाला माइनर होता है, ये याद रखना। मेजर कौन सा होता है, माइनर कौन सा होता है। मेजर माइनर का रूल मैं आपको बता चुकी हूँ। हेलोजिनेशन में आपको कोई भी हेलोजन के साथ रिएक्शन करवानी है, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में। फिर आता है नाइट्रेशन। हमेशा नाइट्रेशन किसके साथ करवाएंगे हम, HNO3 के साथ करवाएंगे, और HNO3 टूटता है हमारा NO2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। NO2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, इसमें टूटता है। OH नेगेटिव और यहाँ से H पॉजिटिव H2O बाहर हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन है हमारा, NO2। इलेक्ट्रोफाइल कौन है हमारा, NO2। तो ये NO2 कहाँ लगेगा, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर, पैरा वाला मेजर और ऑर्थो वाला माइनर। थर्ड रिएक्शन आती है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन किसकी प्रेजेंस में होगी, सल्फोनेशन होती है हमारी कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। कंसंट्रेटेड H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है किस में टूटता है, तो ये टूटता है हमारा SO3H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, SO3H पॉजिटिव। अब ये जो SO3H पॉजिटिव है ये कहाँ लगेगा, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर, क्योंकि हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब भी आप हेलोएरीन को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक माइनर प्रोडक्ट एक मेजर प्रोडक्ट। पैरा वाला क्या होता है, मेजर, और ऑर्थो वाला क्या होता है, माइनर। तो उसका नाम होता है 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। 2 की जगह आप O भी लिख सकते हैं, मतलब ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, या फिर आप लिख सकते हैं पैरा। ठीक है, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये होती है सल्फोनेशन रिएक्शन, जो कि कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होती है, और किस में टूटती है, SO3H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। ठीक है, अगली रिएक्शन आती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। दो होती है, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होती है एसाइलेशन। तो जो एल्काइलेशन होती है वो होती है हमारी CH3Cl की प्रेजेंस में। ठीक है, CH3Cl मतलब मिथाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में। अब जब आप इसको ब्रेक करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे यहाँ से, तो Cl पे नेगेटिव आता है और CH3 पर पॉजिटिव। यहाँ पे हेलोएरीन है, हेलोएरीन की आप जब रिएक्शन करवाओगे तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, HCl बाहर हो जाएगा, क्या बचा हमारा सिर्फ CH3 पॉजिटिव, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगेगा, एक बार ऑर्थो पर लगेगा एक बार पैरा पर लगेगा। जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर प्रोडक्ट एक माइनर प्रोडक्ट। पैरा वाला मेजर होता है, ऑर्थो वाला माइनर होता है। ये रिएक्शन होती किसकी प्रेजेंस में है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। सेम एज इट इज एसाइलेशन होती है। एसाइलेशन में क्या होता है, सिर्फ आप यहाँ पे CH3COCl की रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होगी, ये भी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होगी। अगर आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो Cl पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करो, Cl पे नेगेटिव कार्बन पर पॉजिटिव, तो HCl बाहर, और ये पूरा COCH3 ग्रुप कहाँ लगेगा, एक बार ऑर्थो पर लगेगा एक बार पैरा पर लगेगा। इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। जब आप कीटोन पढ़ोगे तो ये कीटोनिक ग्रुप बन जाता है। क्या बनता है, इधर भी कार्बन और बीच में ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप। तो इसका नाम बन जाता है 2-क्लोरोएसीटोफिनोन, और इसको बोलते हैं 4-क्लोरोएसीटोफिनोन। एल्काइलेशन एसाइलेशन में एक ही डिफरेंस होता है, वहां पर हम CH3Cl के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, यहाँ पर हम रिएक्शन करवाएंगे CH3COCl के साथ, यानी कि एसाइल हैलाइड के साथ। ठीक है, वो एल्काइल हैलाइड था, ये एसाइल हैलाइड है। तो यही 5 रिएक्शन थी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आती हैं। कौन कौन सी, हेलोजिनेशन, फिर आती है हमारी नाइट्रेशन, फिर सल्फोनेशन, फिर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और फिर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये कन्वर्जन में काम आती है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ठीक है, अब रिएक्शन विद मेटल, जो हमने हेलो एल्केन के केस में भी पढ़ी थी, वो हेलोएरीन में भी होती है। हेलो एल्केन के केस में उसका नाम था वुड्स रिएक्शन, और इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, जब आप दो हेलोएरीन की रिएक्शन 2Na के साथ करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमारा डाईफिनाइल बनता है प्लस 2NaX बाहर निकलता है। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि आपको बनाना है क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल, आपको क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल बनाना है। बाइफिनाइल का मतलब होता है दो बेंजीन रिंग। जब आप दो बेंजीन रिंग एक साथ जोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं बाइफिनाइल। तो इस कन्वर्जन को आप कैसे करेंगे, इसको करेंगे हम फिटिक रिएक्शन से। डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन लेना, उसके दो मॉलिक्यूल लेना, 2Na के साथ रिएक्शन करवाएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमारा बाइफिनाइल बन जाएगा। बाइफिनाइल या डाइफिनाइल भी हम बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। क्या होता है, एराइल हैलाइड जब ट्रीट किए जाते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इन विच 2 एराइल ग्रुप आर जॉइंड टुगेदर, जिसमें 2 एराइल ग्रुप एक साथ जुड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। सेम एज इट इज वुड्स फिटिक रिएक्शन होती है। वुड्स फिटिक में क्या होता है, वुड्स में क्या लेते थे हम, एक हेलो एल्केन, और फिटिक में क्या ले लेते हम, हेलो एरीन। तो इसमें हम दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे, एक हेलो एल्केन लेंगे एक हेलो एरीन लेंगे। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, 2Na के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या होगा, ये NX और ये वाला X, तो 2NaX बाहर, और क्या बन जाएगा हमारा बेंजीन पर
एक बेंजीन पर R ग्रुप, यानी कि इसको बोलते हैं एल्काइल एरीन। क्या बोलेंगे? एल्काइल एरीन। एरीन मतलब बेंजीन रिंग और एल्काइल मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन लिखिए, देखो एक हेलो एल्केन है, एक Na है, आपने इसकी रिएक्शन करवाई तो क्या बन गया हमारा? बेंजीन पर R, और क्या बाहर निकल गया? 2NaX। तो इसी रिएक्शन को बोला जाता है वुड्स-फिटिग रिएक्शन। क्या बोलते हैं? वुड्स-फिटिग रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। फिटिग रिएक्शन, वुड्स-फिटिग रिएक्शन क्या होती हैं, ये सब हमारी खत्म हो गई हैं। अब आप आते हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बन compounds containing more than one halogen atom are usually referred to as polyhalogen compound। ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा हेलोजन एटम होता है उन्हें क्या बोलते हैं? पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आता है डाइक्लोरोमीथेन। फॉर्मूला क्या होगा? CH2Cl2, जिसको मिथाइलिन क्लोराइड भी बोला जाता है। तो डाइक्लोरोमीथेन इज वाइडली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, एज अ पेंट रिमूवर। किसकी तरह यूज करते हैं हम इसको? पेंट रिमूवर की तरह यूज किया जाता है। इनके यूजेस हैं, आप अपने आप पढ़ लेना, बाकी इसमें कुछ नहीं है। फिर आता है ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन मतलब CHCl3, जिसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, जो पहले एनेस्थीसिया की तरह यूज किया जाता था। मीथेन क्या होता है? CHCl3, जिसको क्या बोलते हैं हम? क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म पहले एनेस्थीसिया की तरह यूज किया जाता था। अब अगर हम इसमें पूछे तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो स्लोली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस। जब आप क्लोरोफॉर्म को लाइट में रखते हो तो वो एयर से क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, और क्या बनाता है? एक पॉइजनस गैस बनाता है, जिसको बोलते हैं हम फॉस्जीन। और फॉर्मूला होता है COCl2। फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या होता है? COCl2। तो इसीलिए क्लोरोफॉर्म को डार्क बॉटल में स्टोर किया जाता है। इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन क्लोज्ड डार्क बॉटल्स कंप्लीटली फिल्ड सो दैट एयर इज कीप्ड आउट। मतलब कि क्लोरोफॉर्म को डार्क बॉटल्स में रखा जाता है। अगर हम लाइट की प्रेजेंस में उसको रखेंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बनाएगा? एक पॉइजनस गैस, जिसका नाम होता है फॉस्जीन। ठीक है, फिर आता है ट्राईआयोडोमीथेन। ट्राईआयोडोमीथेन होता है हमारा CHI3, 3 I और मीथेन यानी कि CHI3। किसकी तरह यूज होता है? एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। फिर आता है टेट्राक्लोरोमीथेन, जिसको बोलते हैं CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके यूजेस आप पढ़ लेना। ठीक है, फिर आता है फ्रियोन्स। फ्रियोन्स क्या होते हैं? फ्रियोन्स जो होते हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड ईथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रियोन्स। मतलब मीथेन और ईथेन के जो क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें फ्रियोन्स बोला जाता है। और फ्रियोन 12 का फॉर्मूला होता है CCl2F2। क्या फॉर्मूला होता है? CCl2F2। किसका फॉर्मूला होता है? ये फ्रियोन 12 का, फ्रियोन 12, ये आप याद रखना बस। फिर आता है पैरा डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन, DDT जिसको बोलते हैं। ये DDT का स्ट्रक्चर होता है और इसकी जो ये पहला क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स है वो ओरिजिनली प्रिपेयर्ड इन 1873। कुछ यूजेस थे ये, बाकी आप पढ़ लेना, इसमें कुछ भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था फॉस्जीन का था। फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या होता है और क्लोरोफॉर्म को डार्क बॉटल्स में क्यों रखा जाता है, इन सबके फॉर्मूले पता होने चाहिए कि ट्राईआयोडोमीथेन क्या होता है, ट्राइक्लोरोमीथेन क्या होता है और डाइक्लोरोमीथेन क्या होता है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज सारे यूजेस हम कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।